हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। इससे पहले के वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको गाला का सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन करना और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए आपका होता है 24 मार्क्स का, और आपका टारगेट है आपको 24 आउट ऑफ 24 सेक्शन ए में स्कोर करना है। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री यानी कि x के ये दो फैक्टर है, फिर 105 के ये दो फैक्टर्स हैं, फिर y के ये दो फैक्टर्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये फैक्टर ट्री देखे रखा है, इसमें हमको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। एकदम सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, तो 7 5 35। ठीक है, y हो गया 35। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, तो 105 इंटू 2 कितना होता है 210। तो x है 210 और y है 35, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ओके, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, देन अब देखो जब भी ऐसा आपको गिवन हो ना, सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है। 1 अपॉन अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इनका हम एलसीएम अगर लेंगे तो इसका एलसीएम होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे गामा नहीं है तो गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ अल्फा नहीं है और यहाँ बीटा नहीं है, तो इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा b अपॉन डी। अब इधर पर ये जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल देके रखा है, इसमें 1 जो है वो हो जाएगा आपका a माइनस पी b प्लस क्यू सी और माइनस आर डी। तो क्या रखना है हमको b अपॉन डी। b है माइनस p और d है माइनस आर, माइनस p अपॉन माइनस आर, तो माइनस p अपॉन माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल, तो P अपॉन आर क्या आया P अपॉन आर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, P अपॉन आर। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर फॉर्मूलाज रखो, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, लास्ट में जो बचा B अपॉन डी वो जो वैल्यूज है कोएफिशिएंट की वो रख देने की लास्ट में। तो यहाँ पे पी क्यू आर करके दी थी, तो लास्ट में क्या आया आंसर P अपॉन आर। नाउ the sum of numerator and the denominator of a fraction is 18। तो यहाँ पे हम assume कर लेते हैं कि numerator is equals to x, तो denominator is equals to y। इन दोनों का सम 18 है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, पहली इक्वेशन। फिर बोला है इफ 10 is added to both its numerator and denominator, then the form then reduced form of new fraction so obtained is 2/3। अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस 10 कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, और वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 2/3। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 10 30, 2y 2 10 20, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30 हो जाएगा, 20 माइनस 30 माइनस 10। ओके, अब इसमें कॉमन क्या है, अच्छा कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो बस यही हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब इक्वेशन को ऐड कर देंगे। y तो ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, लेकिन यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18 2 36।
और यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ऐड कर दो, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 माइनस 10 होगा कितना 26। तो x आ गया 26 अपॉन, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 ज़ा 25, 1 5 2 ज़ा 10। अच्छा, अब हमेशा क्या होता है कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले होते हैं ना तो उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक इंटीजर होता है, कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं आता। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो कि ऑप्शंस लेकर हम कंडीशन सेट करेंगे। वैसे इसका आंसर बुक में हमको देके रखा है 7/11, ये आंसर देके रखा है, पर ये जो गिवन कंडीशन है ना वो इसमें भी सेट नहीं हो रही है। कैसे? देखो, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 18, तो वो तो है कि 7 + 11 कितना हो जाएगा 18, वो तो सब में ही है। अब दोनों को ऐड करो तो सब में 18 आ रहा है, तो पहली कंडीशन ठीक है। फिर बोला है कि अगर हम दोनों जगह पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 ऐड कर दें, यानी कि अगर ये हमारा आंसर है तो 7 + 10 और नीचे 11 + 10, अगर हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 2/3 हो जाता है। चलो चेक करते हैं। 7 + 10 17 होता है, 11 + 10 21 होता है। ये तो आगे कैंसिल ही नहीं होगा, 17 प्राइम नंबर है, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके 17/21 हुआ है, ना कि 2/3। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूस होके 17/21 हो गया, पर यहाँ पे लिखा है कि वो तो 2/3 हो जाएगा। तो इधर क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, ये कंडीशन जब हमने आंसर में अप्लाई की तो भी सेट नहीं हो रहा है ना। तो आप देख लेना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, अगर कुछ भी दिया हो ऐड या सबट्रैक्ट तो वो यहाँ करेंगे, इक्वेट कर देंगे उस फ्रैक्शन से, फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो वैल्यू ज्यादातर इंटीजर होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमको डेसिमल में मिल रहा है। ठीक है, चलो देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला लगा दो, -b/a इज इक्वल्स टू c/a। a कैंसिल, -b इज इक्वल्स टू c। अब x² का कोएफिशिएंट a होता है और x का कोएफिशिएंट b होता है, और जो आखिरी में बचा वो c होता है। तो -b क्या है 2k + 1, लेकिन उसको माइनस में रखना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2k + 1 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, साइन के साथ उठाते हैं, माइनस ब्रैकेट में k + 5। अब ब्रैकेट खोल दो, -2k + -1 इज इक्वल्स टू -k + -5। ओके, अच्छा अब k पॉजिटिव हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, -1 5 यहाँ आ जाएगा +5 इज इक्वल्स टू -k, 2 वहाँ चला जाएगा तो +2k, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k - k हो गया, और 5 - 1 हो गया 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, इफ 3k - 1 और 3k + 1 एंड 5k + 1 ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है एपी के, तो k की वैल्यू बताओ। अब देखो क्या होता है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करने पे मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2। ठीक है, तो a2 - a1 पहले लिखते हैं, 3k + 5 माइनस a1 कर रहे हैं, देखो साइन चेंज हो जाएंगे, -3k + 1 इज इक्वल्स टू 5k + 1 - 3k + 5। तो देखो 5k + 1 माइनस, अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, -3k - 5। अब +3k -3k कैंसिल हो गया, 5 + 1 यहाँ तो 6 बचा, 5k - 3k 2k +5 - 5 -4 -4 यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10, k इज इक्वल्स टू 10/2, 2 5 ज़ा 10, k की वैल्यू आ गई 5। डन। तो k इज इक्वल्स टू 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन में ध्यान रखना है, ठीक है। इसको माइनस करो तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3k + 1, और इसको इससे माइनस करो तो -3k - 5, बस साइन का ध्यान रखना, बाकी तो कैलकुलेशन इजी है।
नाउ ए बी सी एंड डी ई एफ, ये तो ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी अपॉन डी इक्वल्स बी सी अपॉन एफ डी, है ना। इफ डैश देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इनमें से क्या, कौन सा एंगल दोनों का इक्वल होना चाहिए कि हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। चलो ट्राइंगल बना देते हैं। अभी नाम नहीं लिखेंगे, इसके हिसाब से हम चलते हैं। ए बी अपॉन डी बी, डी ई सॉरी, तो ए बी इस ट्राइंगल का ए बी अपॉन डी ई, तो डी ई, फिर इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, ये हो गया बी सी अपॉन एफ डी या डी एफ, बोलो एक ही बात है। तो ये है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी, डन। अब इन दोनों में कौन सा एंगल सेम होना चाहिए कि वो सिमिलर हो जाए, तो आपको पता है साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन हम यहाँ लगा सकते हैं। साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड के बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। तो इन ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके बीच का एंगल ये बी है, यहाँ ये दोनों इक्वल है तो इनके बीच का एंगल डी है। तो अगर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा तो एज पर एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अपना आंसर इज ऑप्शन सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, डन। चलो नेक्स्ट, fill in the blanks with correct alternative. The distance of point -2 -3 from y axis, देखो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मैंने पहले भी बताया था, अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा तो x एक्सिस आंसर होगा, अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा तो y एक्सिस आंसर होगा, ठीक है। y एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो, तो यहाँ पर y एक्सिस से हमको डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पर x क्या है, 2 है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मोल्ड में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या है 2। याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट आंसर होगा, लेकिन मॉड्यूल में, यानी कि वो पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा मॉड्यूल में, पॉजिटिव होना। तो देखो y एक्सिस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट क्या है -2, लेकिन वो प्लस हो जाएगा तो +2 आंसर है। अब ये होता है ऐसा क्यों है, तो मान लो ये आपका ग्राफ है, ये x, ये y, x डैश y डैश, ठीक है। क्या प्लॉट करना है, -2 -3, तो माइनस का x इधर होता है तो यहाँ पर मान लो -2 है और इधर पर -3 है, -3। इसकी जो प्लॉटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट है जहां ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को तो हम इस तरीके से लिखते हैं -2 -3, है ना। तो ये बोला है कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस ये होता है, अब ये इससे कितना दूर है, इतना, और ये कितना डिस्टेंस है यहाँ पर देखेंगे तो 2 यूनिट का। इस वजह से जब y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x कोऑर्डिनेट आंसर होता है, और अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट आंसर होता है। नेक्स्ट, साइन अल्फा इक्वल्स 1/√2 कॉट बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद होनी चाहिए कि साइन अल्फा इक्वल्स 1/2। तो याद करो कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब उसका जो थीटा है वो 45 हो, यानी कि साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 45, ठीक है, क्योंकि साइन 45 इक्वल्स 1/2 तो अल्फा की वैल्यू हो गई 45। फिर कॉट 45 इक्वल्स 1 होता है, कॉट बीटा, ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री होता है तब उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि कॉट 45 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 45। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो 45 + 45 ये हो जाएगा 90 डिग्री, डन। तो अपना आंसर है 90 डिग्री। बस ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट B lies in the exterior of a circle with center O, tangent P and PB drawn from point P and inclined to each other at 58 degree, then POA कितना होगा। ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट एक्सटीरियर है,
यहाँ से एक टेंजेंट और इधर से एक टेंजेंट, क्या नाम है, पॉइंट बी लाइज इन द एक्सटीरियर, तो हो जाएगा बी। फिर दो टेंजेंट है पी ए पी बी, ओके, तो यहाँ पॉइंट पी होना चाहिए तो ही सेट होगा। तो क्या हो जाएगा बाहर, पॉइंट पी, तो पी ए और पी बी ये टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट 58 डिग्री, और ये दोनों जो टेंजेंट है वो 58 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है पी ओ ए। पी ओ क्या होगा, ये सेंटर है, इस तरीके से लाइन बना देंगे, तो पी ओ ए फाइंड करना है। ये रेडियस से इस टेंजेंट तक हम एक लाइन खींच देंगे, सेंटर से टेंजेंट तक लाइन खींच देंगे, रेडियस हो जाएगा। तो अब ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो जब भी हम सेंटर में जो टेंजेंट एंगल बना रहे हैं रेडियस से, और उन दोनों का जो एंगल बन रहा है, इनका सम 180 होता है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180। तो एंगल AOB प्लस ये हमको 58 दे के रखा है इक्वल्स 180, तो AOB कितना आ जाएगा, 180 माइनस 58 कितना होता है, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2 और 1, ये आया 122। यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये आया 122, लेकिन हमको तो सिर्फ इतना ही पूछा है। तो याद रखना, जब भी सेंटर से लाइन जा रही है, दो टेंजेंट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये जो एंगल है, एंगल POA, ये हो जाएगा 122 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 1 2, तो आंसर क्या है, 61 डिग्रीज, ठीक है। एंगल POA हो जाएगा 61 डिग्री। कैसे फाइंड किया, इन दोनों का सम 180, ये ऑलरेडी गिवन था, तो ये 122 आ गया, इसका आधा कर दो, 61 एंगल POA, ठीक है। चलो, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 10%, तो एरिया, अच्छा, रेडियस को अगर हम 10% बढ़ा दें तो एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। एकदम सिंपल आप एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं सपोज कर रही हूँ कि हमारा रेडियस 10 है, आप कुछ भी सपोज करो, आंसर वही आएगा, पर कैलकुलेशन ईजी रहे तो रेडियस 10। अब 10 का 10% कितना होता है, 10 इंटू 10/100, तो 10 का 10% होता है 1, तो 1 से इंक्रीज कर दिया, तो जो R2 है वो कितना आ गया, 11। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया पूछा है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो कैसे फाइंड करते हैं, जब भी परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना हो, जो भी डिफरेंस होगा, देखो, जो न्यू एरिया माइनस जो ओरिजिनल था डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, जब भी हमको इंक्रीज इन परसेंटेज बताना हो तो ऊपर हम लिखते हैं डिफरेंस, नीचे लिखते हैं पुराना वाला नंबर या ओरिजिनल जो भी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², एक बार R1 मानेंगे, एक बार R2। तो R2 नया वाला एरिया है, तो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो, πr2² माइनस πr1² डिवाइड बाय πr1² इंटू 100, ठीक है, समझ में आ गया। अब बस वैल्यूज रख दो, आंसर सीधे ही आ जाएगा। ऊपर क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, R2² माइनस R1², और नीचे क्या बचा, पाई और R1² इंटू 100। R2 कितना है, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, माइनस R1 क्या है, 10, 10 का स्क्वायर 100, डिवाइड बाय पाई R1², R1 है 10, 10 का स्क्वायर 100, पाई पाई कैंसिल, इंटू 100, 100 कैंसिल, क्या बचा, 121 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 21%, ठीक है। तो अगर हम रेडियस को 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल
21% से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? 21% से एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ 10 लिया है, आप 100 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लो जिससे कैलकुलेशन इजी रहे, जिससे यहाँ 10 लिया और अपना आंसर आया 21%। नाउ द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू कोन्स इज 3:5 और उनके हाइट का रेशियो 25:9 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दोज टू कोन्स। ओके, अब ये दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2 क्या होता है? 1/3 πr²h। दोनों का जो रेडियस है और हाइट वो अलग है, तो उसको हमको नाम देना पड़ेगा r1h1, 1/3 πr²h, r2h2, 1/3 पाई हो गया कैंसिल। अब जो रेडियस है उसका रेशियो 3/5 है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है? r² r1² अपॉन r2², तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, 3 3 = 9 अपॉन 5 5 = 25। समझ में आया? क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि रेशियो था 3/5, हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है r1² r2², तो r1² 3 3 = 9, r2² 5 5 = 25 इंटू h1 अपॉन h2, और वो रेशियो है 25:9, तो 25/9, 9 9 कैंसिल, 25 कैंसिल, तो आया 1/1, तो रेशियो आ गया 1:1। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 22 फाइंड x प्लस वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सिग्मा x अपॉन n होता है, और मीन हमको दे के रखा है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 सिग्मा x यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल, तो 36 प्लस x प्लस 20 प्लस 28 प्लस 14 प्लस y अपॉन, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। अब 22 इंटू 6, 6 2 = 12, 6 2 = 12 और 113, ये 132 हो गया। यहाँ पे बचा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, बाकी नंबर्स को ऐड कर दो, 36 प्लस 20 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 70 80 90 98। फिर से चेक कर लो, 36 प्लस 20 56, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 हो जाएगा 60 70 80 90 98। अब 98 को यहाँ ले आओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132 माइनस 98। 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, फिर 12 माइनस 9 होगा 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 34। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34। एकदम सिंपल, जो डायरेक्ट मीन है उसका फॉर्मूला लगाया, x बार सिग्मा x अपॉन n, और लास्ट में वैल्यू क्या आई? 34। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है कि द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0। यानी कि जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा ही। तो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ना कि 0। जो भी पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ना कि 0। फिर है 4a 5 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या 2 है, तो हम यहाँ पर x की जगह 4a और y की जगह 5a रखेंगे। 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 80। 5x है 4a प्लस 4y है 5a इक्वल्स टू 80। 4 5 20a प्लस 4 5 20a इक्वल्स टू 80। ठीक है, देन कितना हो गया ये 40a इक्वल्स टू 80। a की वैल्यू 80/40, 0 0 4 1 4 4 2 8, a की वैल्यू आ गई 2। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन ये देके रखिए, इसके रियल और इक्वल रूट्स है, तो k की वैल्यू 49 है। अगर इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 0। d इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है c k है इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्या k की वैल्यू 49 आ रही है। 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर माइनस 4k इक्वल्स टू 0। 4k वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4k इक्वल्स 196। k की वैल्यू 196 डिवाइड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 3 बचेगा, 4 9 ज़ा 36। k की वैल्यू आ गई 49, और यहाँ पर भी k की वैल्यू 49 ही बोली है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो हमको मिड पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 12 प्लस माइनस 5, 12 प्लस माइनस 5 यानी कि 12 माइनस 5 अपॉन 2, और y1 प्लस y2। तो 12 माइनस 5 प्लस 12, माइनस 5 प्लस 12 अपॉन 2। 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 होता है, 7 अपॉन 2। यहाँ पे भी 12 माइनस 5 7 अपॉन 2, दोनों को डिवाइड करो तो आएगा 3.5, और इधर पे भी 3.5। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3.5 और 3.5, और यहाँ पे वही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, ट्रू। डन है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। फॉर अ स्फीयर इफ रेडियस, अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, अगर रेडियस को हम 20% से इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर पर हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि रेडियस है हमारा 10, ठीक है, R1 मान लेते हैं। अब इसको हमने 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखो 10 का 20% ऐसे ही निकालेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना होता है 10 का 20% 2 होता है। तो इंक्रीज हो गया 10 प्लस 2, ये हो गया 12। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम सेम वैसे ही करेंगे, जो न्यू है उसमें से ओरिजिनल माइनस डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो न्यू रेडियस R2 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू 100। देखो पहले फॉर्मूला रखने का यही मतलब है कि जो भी कॉमन निकल रहा है हम निकाल देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, फिर बाद में वैल्यूज रखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 4/3 और पाई,
4/3 और पाई यहाँ कॉमन है, अंदर बचा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब होल डिवाइड बाय 4/3 पाई और R1 क्यूब इंटू 100। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। R2 क्या है 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब क्या होता है 1728 माइनस R1 है 10 का क्यूब होता है 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1728 माइनस 1000 तो 728 अपॉन 1000 इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 तो ऊपर एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 72.8% इज योर आंसर। 72.8%, यानी कि अगर हम स्फेयर के रेडियस को 20% से इंक्रीज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम 72.8% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलो, इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 15, इस डेटा का जो मोड है 15, मोड यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 15 2 बार आ गया, उसके बाद 16 भी 2 बार आ गया, दोनों ही 2 बार आ रहे हैं, पर हमारा मोड तो 15 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार क्या आना चाहिए 15। तो यहाँ जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी 15 ही होगी, और हमको पूछा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा 15 प्लस 3 यानी कि 18। x प्लस 3 यानी कि 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। फिर देखो HCF इसका गिवन है, तो m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 35 और 91 का HCF, 35 91, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, फिर 2 बचेगा, 7 3 जा 21। अब आगे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब HCF निकालना है तो तभी तक करते जब तक दोनों डिवाइड हो। तो 7 आया इसका HCF, और यहाँ पे HCF दिखा है M 91 माइनस 5 इंटू 35, तो लिख देते हैं 7 इज इक्वल्स टू M इंटू 91 माइनस 5 इंटू 35। बॉडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इज इक्वल्स टू 91 इंटू एम, ये हो जाएगा 91m माइनस 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 3 15, 16 17, ये हो गया 175। और 175 को यहाँ पर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, 175 प्लस 7 ये हो जाएगा 91m इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 होता है 12, 8 182। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 182 डिवाइड बाय 91, 2 1 2 2 9 18, तो 91 2 182 होता है, तो m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2। समझ में आया क्या किया? यहाँ पर HCF बोला था ये है, तो पहले तो हमने HCF फाइंड किया, हमको मिला 7, तो इस पूरे इक्वेशन को हमने 7 के बराबर रख दिया, तो 91m माइनस 5 इंटू 35 किया तो 175 आया, फिर बाद में कैलकुलेट किया तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, चलो, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अपोजिट नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अपोजिट नंबर्स हैं तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स अपोजिट है, इसका क्या मतलब होता है कि मान लो अगर अल्फा, अपोजिट रूट्स का मतलब है कि अगर अल्फा a है तो बीटा माइनस a होता है। ओके, अपोजिट नंबर अगर अल्फा a है तो बीटा क्या होगा माइनस a। अब अगर हम इनका सम करें अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा a प्लस माइनस a, तो a माइनस a हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 0। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a। ओके, और अल्फा प्लस बीटा तो हमको 0 मिला, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 इंटू a 0, तो माइनस b इज इक्वल्स टू 0, माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस b की वैल्यू ये a है ये b है, b यहाँ पर k है इक्वल्स टू 0, तो k क्या आ जाएगा 0, ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, कुछ नहीं, किसी तरह का साइन नहीं लगता, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0।
ठीक है, एकदम सिंपल था, बस समझना ये है कि इसका मतलब क्या है कि अपोजिट नंबर यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अगर ऐसा है तो कोई भी सेम नंबर हो पॉजिटिव नेगेटिव उनको ऐड करो तो जीरो आ जाता है, इसलिए सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो गया जीरो। वैल्यू इसमें फॉर्मूला में इसको पुट किया, जीरो इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू जीरो तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। डन। चलो, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली for the cubic sum of its zeros, sum of its zeros, यानी कि ये क्यूबिक है ए बी सी डी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और बी होता क्या है, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ए होता है, ये क्यूब आएगा, या मिस्टेक है, ये क्यूब आएगा। बी होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ए होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखते हैं कहाँ है ये ऑप्शन, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए ये है बी सी, तो सी क्या होता है एक कांस्टेंट टर्म और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा ए। कांस्टेंट टर्म यानी कि सी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, साइन जीरो और कॉसेक जीरो। देखो साइन जीरो होता है जीरो, सबसे पहले तो इसमें से एक ही अगर इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा जीरो अपॉन टू, और जीरो अपॉन टू जीरो ही होता है, तो साइन जीरो क्या हो गया जीरो। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जब साइन जीरो है तब कॉसेक नॉट डिफाइंड है ना, साइन जीरो जीरो है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, और जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कॉसेक जीरो इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। क्लियर। इसी के साथ हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन ए खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।